गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्लांट टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है और इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे स्टडी द बेसिक रिसोर्सेज फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। बेसिक रिसोर्सेज फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बेसिक रिसोर्सेज क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास में, हम उनकी स्टडी करेंगे। तो आप देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को ये देखना है कि जहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर अपन कर रहे हैं वो एरिया कैसा है। तो जहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर किया जा रहा है उस एरिया के आसपास में इंसेक्ट रिलेटेड, माइक्रोब्स रिलेटेड, स्टोरेज ऑफ सीड रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यानी अपन क्या बता सकते हैं, द प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी should not be established near to study of microbes, near to study of microbes, storage of plant seed etc. वो एरिया आसपास में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, वे एंड डिजाइन द लेबोरेटरी kept the following in their minds to arrange the different room according to the requirement, like as the glass ware वॉशिंग रूम अलग से होना चाहिए। ठीक है। कल प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम रूम, प्रिपेयरिंग ऑफ कल्चर मीडियम रूम, रिकॉर्ड रूम, नर्सरी एरिया। ठीक है, ये सभी अलग अलग अरेंज होने चाहिए। ये नहीं कि एक साइड में माइक्रोब्स की स्टडी हो रही है, एक साइड के अंदर किसकी स्टडी हो रही है, इंसेक्ट की स्टडी हो रही है। ठीक है, और वहीं पे अपन कल्चर मीडिया तैयार करें, वहीं पे अपने जो इक्विपमेंट्स है वो रखे हुए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ कल्चर मीडिया किया जा रहा है उसके आसपास माइक्रोब्स, इंसेक्ट, स्टोरेज ऑफ सीड, ये एरिया नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड रूम अलग होना चाहिए, इक्विपमेंट्स रूम अलग होना चाहिए, कल्चर मीडिया अलग जगह तैयार करना चाहिए, वरना वो क्या होंगे, कंटामिनेटेड हो जाएंगे। और जब कल्चर मीडिया ही कंटामिनेटेड हो जाएगा हमारा, तो इम्प्योर हमें वैरायटी ऑब्टेन नहीं होगी। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों किया जाता है? इम्प्योर वैरायटी करने के लिए या फिर प्लांट की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए तो कल्चर मीडिया किया जाता है। ये टेक्निक काम में ली जाती है। जब साफ सफाई ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी तो प्योर वैरायटी ऑब्टेन नहीं होगी। तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग करके छोड़ देना इसको। फिर अपन बात करते हैं, कल सोर्स देख लिया, एरिया कहाँ का है वो देख लिया। फिर अपन देखते हैं कल्चर मीडियम कौन सा होता है। कल्चर मीडियम यूज में लेते हैं ना। आर्टिफिशियल मीडियम contain the all nutrient for the growth of a plant is known as the culture medium। अब ये जो कल्चर मीडियम है, वैसे तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, काफी टाइप के कल्चर मीडियम यूज में लिए जाते हैं। जैसे देखिए, एक तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मीडिया डेवलप आर वाइट। किसने डेवलप किया था? इम्पोर्टेंट कल्चर मीडिया डेवलप आर वाइट। 1953 ने वाइट ने भी कल्चर मीडिया बनाया था। गेमब्रोग एट ओल, गेमब्रोग एट ओल, इन्होंने भी कल्चर मीडिया बनाया था। ठीक है, और एक कल्चर मीडिया कौन सा था? एमस कल्चर मीडियम था। बट द बेस्ट यूज्ड प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे ज्यादा कौन सा यूज में लिया जाता है? एमस। मूरा सिंह और स्कुग का कल्चर मीडियम यूज में लिया जाता है, जिसको 1962 में बनाया गया था। तो आपसे तो ये पूछा जाता है ओब्वियसली कि द बेस्ट कल्चर मीडियम कौन सा होता है, तो एमस कल्चर मीडियम होता है, बेस्ट कल्चर मीडियम होता है। चलिए नेक्स्ट, और क्या सोर्सेज आपको ध्यान में रखने हैं वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो सोर्सेज है अब अपनी आएगी,
अब कल्चर मीडियम करवाएंगे, ठीक है। कल्चर मीडियम के अंदर क्या करते हैं, एक हग अमाउंट के अंदर प्लांट को ग्रो करवाना होता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इन ए कॉमर्शियल लेवल इज नोन एज द माइक्रो प्रोपेगेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक, मेन टॉपिक क्या बना, स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन के स्टेप देखते हैं। तो स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में यहां लिखू जीरो स्टेप। सबसे पहले कौन से स्टेप आएगी, जीरो स्टेप। अब जीरो स्टेप में देखिए क्या करते हैं अपन। जीरो स्टेप में मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये मैंने एक्स प्लांट ले लिया। एक्स प्लांट पता है ना किसको बोलते हैं, प्लांट का वो पार्ट जिसका अपन कल्चर करवाना है उसको एक्स प्लांट बोलते हैं। ये एक्स प्लांट ले लिया, क्लियर होगी इतनी बात। एक्स प्लांट मैंने यूज, अभी बताऊंगी एक्स प्लांट भी कौन कौन से अपन ले सकते हैं। ये एक्स प्लांट, इस एक्स प्लांट से लेंगे तो इस पे सोइल लगी हुई है, डस्ट लगे हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहाँ लेके जाएंगे, टैप के नीचे, वाटर के पास में लेके जाएंगे। इसको कहाँ लेके जाएंगे अपन, टैप के नीचे लेके एक वाटर फ्लो करवाएंगे और साथ में T20 यूज में ले लेंगे, ट्विन 20 यूज में ले लेंगे। उस पर वाटर फ्लो होता जाएगा और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे, डस्ट फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया, एक्स प्लांट लिया। एक्स जो प्लांट लिया उस एक्स प्लांट पे अपन ने क्या करते हैं, वाटर फ्लो करवाते हैं ट्विन 20 की हेल्प से। उसमें से जो भी माइक्रोब्स होते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े जिसको अपन बोलते हैं, वो हट जाते हैं, सोयल हट जाती है। तब इस स्टेप को अपन क्या नाम दे देंगे, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट एंड प्री ट्रीटमेंट। समझ में आ गई ना क्या, बस एक्स प्लांट ले लिया, वाटर से वॉश करवा दिया, ट्विन 20 से उसको साफ कर दिया अच्छे से, ठीक है, एक पॉइंट। अब क्या करेंगे अपन, जो एक्स प्लांट को हमने वाटर से वॉश किया है, जिस एक्स प्लांट को हमने वाटर से क्या किया है, वॉश किया है, उसका अपन करवाएंगे सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मीन्स जम्स फ्री, है ना, क्योंकि वाटर से तो केवल कौन से जम्स अलग हुए हैं, जो लार्ज जम्स थे वो है, कंप्लीट स्टरलाइज नहीं होता वाटर से। कंप्लीट स्टरलाइज्ड करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारा एक्स प्लांट है, ये मान लीजिए ये एक्स प्लांट है, इस एक्स प्लांट पे अपन ने क्या पोर यानी उडेलना, क्या पोर करवा देंगे, HgCl2 AgNO3 एथेनॉल, इससे वॉश करवाते हैं। जब इससे वॉश करवाएंगे तो जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाते हैं माइक्रोब। जब माइक्रोब्स इनएक्टिव हो गए, यानी माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो गए। अब माइक्रोब्स इनएक्टिव होंगे तो इसके ऊपर अपन क्या करवाएंगे, लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो का मतलब ये होता है कि स्टरलाइज्ड करवाने एक्स प्लांट को एक ऐसे बॉक्स होता है, उस बॉक्स में रख देते और उस बॉक्स में ना साइड से एयर आती है हाई पावर से। तो देखिए मान लीजिए जैसे ये एक्स प्लांट है ना, यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, एक्स प्लांट अंदर है, यहाँ पे पोर है, दोनों साइड से खुला है ये एरिया। एक साइड से एयर फ्लो होगी हाई प्रेशर से, तो हाई प्रेशर से जब एयर फ्लो है तो एक साइड से एयर निकलेगी। जब एयर दूसरी साइड से निकलेगी, है ना, एयर निकलेगी तो अपने साथ में किसको लेके जाएगी, माइक्रोब्स को भी साथ में उड़ा लेगी, फ्लाइट करवा लेगी। तो लेमिनार एयर फ्लो से जो माइक्रोब्स होते हैं इस सरफेस से वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये काम किस में किया जाता है, जीरो स्टेप में किया जाता है। इसमें एक तो क्या है, प्री ट्रीटमेंट और एक है सरफेस स्टरलाइजेशन। प्री ट्रीटमेंट वाटर ट्विन 20 से किया जाता है और सरफेस स्टरलाइजेशन किससे करते हैं, HgCl2 AgNO3 ब्रोमीन क्लोरीन वाटर, ठीक है, ये सब भी यूज में ले सकते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन वाटर। और लास्ट में क्या करवाते हैं, लेमिनार एयर फ्लो करवाते हैं, हाई प्रेशर से एयर जाएगी
तो जो इनएक्टिव माइक्रोब्स है वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। चलिए इतना काम हो गया, स्टरलाइज्ड हो गया। स्टरलाइज्ड करने के बाद में एक पिपेट है या बीकर है, इस बीकर में डाल रखा है कल्चर मीडियम। क्या है? कल्चर मीडियम। वो सभी न्यूट्रिएंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी। तो इस ये जो स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट है इसको अपन ने कहाँ डाल दिया? ट्रांसफर करवा दिया। कहाँ पे? कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करवाएंगे तो इस मीडियम के अंदर ये जो एक्सप्लांट होगा इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल्स बनेगा। दिस ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल इज नॉन एज द केलस। अब ये केलस आगे जाकर के क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा, रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन करेगा। अब ये कौन, देखो ये 0 स्टेप है, ये कौन सी हो गई? ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब यहाँ से जो एक केलस है इसका ट्रांसफर करवा देंगे फ्रेश मीडियम में। द केलस ट्रांसफर इन द फ्रेश मीडियम where to develop या where to multiplication, many multiplication होगा वहां पे। और क्या बनने लगेंगे? रूट और शूट बनने लगेंगे। अब यहाँ से जो रूट और शूट बना, फिर कुछ टाइम के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा? रीजनरेशन ऑफ ए कंप्लीट प्लांट। यहाँ पे क्या हो गया? regeneration of a complete plant means develop of the organs from the callus. Develop the organ from the callus. In after the planets, जो न्यू प्लांट बना उसको बोलते हैं प्लेनेट्स, ट्रांसफर इन द सोयल या नर्सरी एरिया, गार्डन एरिया में इनको ट्रांसफर कर देते, नेचुरल हैबिटाट में लेके चले जाते। यहाँ तक का जो हैबिटाट था वो आर्टिफिशियली हैबिटाट है, अब कहाँ लेके आ गए? नेचुरल हैबिटाट में लेके आ गए। देखिए 0 स्टेप, फर्स्ट स्टेप में कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया था। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करते? फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड स्टेप के अंदर प्लेनेट बन गया। और फोर्थ स्टेप में हार्डिंग एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर इन द नेचुरल हैबिटाट। ये फोर्थ स्टेप है, नेचुरल हैबिटाट। थर्ड स्टेप के अंदर प्लेनेट बन गया, सेकेंड स्टेप के अंदर फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करवा दिया। तो देखो फर्स्ट स्टेप में कल्चर मीडिया में केलस बन जाता है, केलस को सेकेंड स्टेप के लिए फ्रेश मीडिया में लेके जाते हैं। फ्रेश मीडिया में थर्ड स्टेप आती है, नया प्लानेट बन जाते हैं, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑर्गन्स बन जाते थे उसको कहाँ लेके चले जाते? नेचुरल हैबिटाट में लेके चले जाते। तो ये स्टेप थी किसकी? माइक्रो प्रोपेगेशन की। समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स के? चलिए तो नेक्स्ट जो टॉपिक ले रही हूं मैं वो होगा टाइप्स ऑफ कल्चर। नेक्स्ट टॉपिक क्या लूंगी? टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ कल्चर में फर्स्ट है केलस कल्चर। एग्जाम में अलग अलग आएंगे क्योंकि देखिए ये जो यूनिट है ये 14, 15 और 16 चैप्टर से मिलके बनी हुई है। तो 1+2+2 छोटी छोटी बातें पूछी जाएगी, दो दो चार चार लाइन की। केलस कल्चर, केलस कल्चर किसको बोलते हैं? ऐसा कल्चर मीडियम जहां पे एक सेल डिवाइड होकर के ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। A culture in which the eggplant divide in uncontrolled form to form a group of undifferentiated cells. To form a group of undifferentiated cells means ये कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में क्या यूज किया है? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट ले लिया। अब जो एक्सप्लांट हमने लिया है वो जो एक्सप्लांट है
कहाँ है? कल्चर मीडियम में है। इस एक्स प्लांट में क्या होते हैं? डिवीजन होगा। क्या होगा एक्स प्लांट में? डिवीजन एंड कंट्रोल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट है भाई जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द केलस, और दिस टाइप ऑफ कल्चर इज नोन एज द केलस कल्चर। अब ये जो केलस कल्चर हुआ है ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, कौन से हार्मोन काम में आएंगे? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन्स यूज में लिए जाएंगे, और यूज में लेकर के किसका फॉर्मेशन करवाया जाएगा? रूट और शूट का फॉर्मेशन करवाया जाएगा। यानी केलस से फिर क्या बना लिए जाएंगे? रूट और शूट। अब आपको पता है कि रूट और शूट बनेगा तो इसके लिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट बनेगा, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो स्टेम बनेगा। अगर इन दोनों की अमाउंट बराबर है तो रूट और शूट दोनों बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए जो केलस है, यानी केलस से प्लांट का रीजनरेशन कैसे होता है? रीजनरेशन का मतलब रूट और शूट का फॉर्मेशन कैसे होता है केलस के थ्रू, वो देखते हैं अपन। इतनी बात समझ में आ गई ना कि ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें केलस का फॉर्मेशन होता है केलस कल्चर बोलते हैं। केलस कल्चर के अंदर ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन्स को यूज करके टू यूज द ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन टू फॉर्म ए न्यू प्लेनेट। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि केलस के रीजनरेशन को बताइए। रीजनरेशन फ्रॉम द केलस, रीजनरेशन फ्रॉम द केलस। तो रीजनरेशन फ्रॉम द केलस डिवाइड इनटू द टू फॉर्म। फर्स्ट इज द organogenesis. First is the organogenesis and the second is the somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis. तो फर्स्ट अपन क्या करवा रही हूं मैं? रीजनरेशन ऑफ केलस, रीजनरेशन फ्रॉम केलस करवा रही हूँ, रीजनरेशन फ्रॉम केलस। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की। अब ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, यानी किससे? केलस से। केलस से किसका फॉर्मेशन होना? ऑर्गन का फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस डिवाइड इनटू द टू फॉर्म। If the callus to form the root and to form the shoot. The formation of root from the callus is known as the rhizogenesis. आपको ही बस ऐसे ही ध्यान में रखना है, rhizogenesis. Formation of shoot from the callus is known as the calogenesis. चलिए बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। The formation of the root and shoot depend on the concentration of auxin and cytokinin. Auxin and cytokinin hormones depend the ratio of the auxin, and if the auxin concentration high to form the root. If the cytokinin concentration high to form the shoot, and the both are equal to form the root and shoot. इसकी स्टडी हम लोग प्लांट हार्मोन की जब स्टडी की थी तो वहां कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास समझ में नहीं है तो पीछे के वीडियो देख ले, जहां मैंने आपको प्लांट हार्मोन से रिलेटेड स्टडी करवाई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? आप देखिए केलस में रीजनरेशन ऑर्गेनोजेनेसिस, इफ द फॉर्मेशन ऑफ द रूट राइजोजेनेसिस, इफ द फॉर्मेशन ऑफ शूट केलोजेनेसिस। केलस क्या है? केलस उसको बोलते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो अभी तक रूट और शूट नहीं बना पाई है, वो केलस है। लेकिन केलस आगे जाकर के रूट और शूट का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर रूट बन रही है राइजोजेनेसिस, शूट बन रहा है केलोजेनेसिस। चलिए खत्म बात। और ये किस पे डिपेंड करता है? रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। सेकेंड रीजनरेशन क्या बताया था मैंने?
सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। अब देखिए क्या होगा, किसी भी सोमेटिक सेल से क्या बनना, एम्ब्रियो बनना। सोमेटिक सेल से किसका फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियोनिक, या फिर सोमेटिक टिश्यू से बता सकते हो, सोमेटिक सेल्स या सोमेटिक टिश्यू से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना इज नोन एज द सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। अब नेचर ऑफ द सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ cells. If the cells is the haploid, embryo also haploid. If the cell is the diploid, embryo also diploid. तो अब जो एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लोइड है कि डिप्लोइड है, किस पे डिपेंड करता है, सोमेटिक टिश्यू या सोमेटिक सेल पे डिपेंड करता है। अगर वो हैप्लोइड है तो एम्ब्रियो हैप्लोइड बनेगा, अगर वो डिप्लोइड है तो एम्ब्रियो भी क्या बनेगा, डिप्लोइड बनेगा। चलिए बस, तो आप ध्यान में रखिए केलस कल्चर क्या है, केलस का रीजनरेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक। अब देखिए जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में मैंने आप लोगों को एक कैरोट का एग्जांपल दिया था कल वाले वीडियो में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोकस कैरोटा, साइंटिफिक नेम डोकस कैरोटा। डोकस जो कैरोटा है उसमें जो केलस जो बनाया गया था वो सस्पेंशन मीडियम में बनाया गया था। सस्पेंशन मीडियम कौन सा था, लिक्विड मीडियम। क्या लिया गया था, लिक्विड मीडियम लिया गया था और सोमेटिक एम्ब्रियो बनाया गया। तो सोमेटिक एम्ब्रियो के लिए मीडियम कौन सा लिया जाता है, सस्पेंशन मीडियम लिया जाता है। मीडियम जो किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, वरना तो कल्चर मीडियम के अंदर अगार अगार मिला देते हैं और अगार अगार मिलाने से वो थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन कैरोट से सोमेटिक एम्ब्रियो बनाने के लिए सस्पेंशन मीडियम काम में लिया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले रिनट और स्टवर्ट ने बताया था। सोमेटिक एम्ब्रियो कैरोट में किसने, रिनट एंड स्टेवर्ट ने बताया था। आप भी ध्यान में रखोगे, स्टेवर्ट, रिनट और स्टेवर्ट ने बताया था सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए जो कैरोट के एग्जांपल में दिया था, सस्पेंशन मीडियम काम में लिया गया था। क्लियर होगी इतनी बात सभी स्टूडेंट्स के। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट जो कल्चर मीडियम बताने से यानी कि अपन टाइप्स ऑफ कल्चर का, तो केलस कल्चर कंप्लीट हो गया अपना। तो नेक्स्ट जैसे ऑर्गन कल्चर भी करेंगे अपन, एम्ब्रियो कल्चर करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको छोटा सा टॉपिक क्लियर कर देती हूँ कि आपको भी ये लग रहा होगा कि अपन एक्स प्लांट में क्या क्या ले सकते हैं, है ना। वैसे तो अपना कल्चर चल रहा है टॉपिक, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि एक्स प्लांट से अपन एक्स प्लांट की फॉर्म में क्या क्या ले सकते हैं और एक्स प्लांट से फिर बनेगा क्या। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक टेबल है, तो सभी स्टूडेंट की टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए अगर हमें क्लोनिंग करनी हो, क्या करनी हो, अगर हमें क्लोनिंग करनी हो तो हम एक्स प्लांट की फॉर्म में सूट, एपिकल, ठीक है, या एक्सियल बर्ड, इनको यूज में ले सकते हैं। क्या यूज में ले सकते हैं, एपेक्स ऑफ सूट, सूट का ऊपर वाला भाग काम में ले सकते हैं कॉलोनी करवाने के लिए, या फिर अपन क्या ले सकते हैं, एक्सियल बर्ड, क्लोनिंग एक्स प्लांट की फॉर्म में। सेकंड, अगर हमें वायरस फ्री प्लांट बनाने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वायरस फ्री प्लांट बनाने हो तो कौन सा पार्ट काम में लेंगे, कौन सा लेंगे,
ध्यान में रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक पार्ट काम में लिया जाता है, वो भी कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक की सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है, और जो सेल्स डिवाइड हो रही है वहां पे वायरस इन्फेक्ट नहीं होते। यानी ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ऐसे इस प्लांट की ये सेल्स डिवाइड हो रही है, अगर ये नीचे वाला हिस्सा वायरस इन्फेक्टेड है तो जो सेल्स अभी डिवाइड हुई है वो एक न्यू सेल्स है, और न्यू सेल में इन्फेक्शन होने के लिए टाइम लगता है। तो इसीलिए हमेशा कौन सा पार्ट काम में लेना चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम काम में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स है वो वायरस फ्री होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम आपको पता ही है, टॉप पॉइंट ऑफ फ्रूट एंड सूट, जो लेंथ को इंक्रीज करता है। देखिए थर्ड अपन क्या बताते हैं, अगर हमें सोमेटिक क्लोनिंग करवानी हो, क्या करवानी हो, यानी सोमेटिक एम्ब्रियो लेना हो, ऐसे कुछ सोमेटिक पार्ट की अगर क्लोनिंग करवानी हो तब क्या यूज में लेंगे, मेरिस्टेमेटिक पार्ट को छोड़ करके कोई भी प्लांट का पार्ट यूज में ले सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक नहीं लेना क्योंकि उसकी सेल सोमेटिक नहीं है, वो डिवाइडेशन वाली सेल्स होती है। फिर अगर अपन को हैपेलोइड एम्ब्रियो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हैपेलोइड एम्ब्रियो बनाना हो या हैपेलोइड प्लांट कल्चर करना हो, यानी हैपेलोइड एम्ब्रियो बनाना हो, हैपेलोइड प्लांट कल्चर करना हो, तो हम क्या लेंगे, प्लांट का कोई भी हैपेलोइड पार्ट लेंगे, जैसे पोलेन ग्रेन, ठीक है, या पोलेन ग्रेन ले सकते हो, या फिर देखो एम्ब्रियो सेक जो होता है, एम्ब्रियो सेक में एक है एग सेल्स, दो है साइनगिड सेल्स, और ये है एंटीपोडल सेल्स, ये सभी हैपेलोइड है। तो यहाँ से आप किसी भी सेल्स को ले सकते हो, यानी हैपेलोइड पार्ट को लेना होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग ले सकते हो, साइनगिड सेल्स ले सकते हो, एंटीपोडल सेल्स ले सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें ट्रिपेलोइड फॉर्म बनानी हो, ट्रिपेलोइड ट्रिपेलोइड कल्चर करना हो, तब क्या करेंगे, तब एक्सप्लांट के फॉर्म में क्या काम में लेंगे, तब काम में लेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिपेलोइड होता है। सेकेंडरी यहाँ क्या है, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो पोलेन ग्रेन से फ्यूज्ड होकर के ट्रिपेलोइड एम्ब्रियो बनाता है। तो ट्रिपेलोइड फॉर्म से ट्रिपेलोइड कल्चर तैयार कर सकते हैं। अगर सोमेटिक एम्ब्रियो काम में ले बनाना है तो कोई भी प्लांट का न्यू पार्ट काम में ले सकते हैं। केलस के लिए तो कोई भी पार्ट लिख सकते हो, रूट, स्टेम, लीव्स। अब मेन कौन सा देखिए, वायरस फ्री प्लांट के लिए एपिकल मेरिस्टेम काम में लेते हैं, हैपेलोइड कल्चर के लिए पोलेन ग्रेन, अनफर्टिलाइज्ड एग, हैपेलोइड एम्ब्रियोसेक। ट्रिपेलोइड के लिए क्या यूज में लेते हैं, एंडोस्पर्म यूज में लेते हैं, एक्सप्लांट की फॉर्म में, एक्सप्लांट की फॉर्म में एंडोस्पर्म यूज में लिया जाता है। अगर आपको प्रोटोप्लाज्म कल्चर करवाना हो, प्रोटोप्लाज्म कल्चर करवाना हो तब क्या है, प्रोटोप्लाज्म पता है ना, विदाउट सेल वॉल सेल, विदाउट सेल वॉल सेल प्रोटोप्लाज्म। तो इसके लिए अपन क्या यूज में ले सकते हैं, लीव्स, जर्नल कोई भी लीव्स काम में ले सकते हैं, जनरली कोई भी लीव्स काम में। अगर केलस कल्चर करवाना हो तब क्या करेंगे, प्लांट के किसी भी पार्ट को यूज में ले सकते हैं। तो ये कल्चर करवाने के लिए प्लांट के कौन कौन से पार्ट को यूज में लेते हैं, किसकी फॉर्म में, एक्स प्लांट की फॉर्म में। जैसे हमने एक कल्चर कंप्लीट कर लिया है केलस कल्चर, तो वहां पे तो प्लांट का कोई भी पार्ट काम में आप ले सकते हो। नेक्स्ट जैसे अपन बात करते हैं, अगर ऑर्गन कल्चर की बात करें तो ऑर्गन कल्चर के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट काम में लेंगे, ऑर्गन। ऑर्गन कल्चर के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट काम में लेंगे, ऑर्गन काम में लेंगे। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ऑर्गन कल्चर बताऊं आपको, जैसे ये क्या ले लिया, कल्चर मीडियम है,
इस कल्चर मीडियम में क्या लेना है, एक्सप्लांट लेना है कल्चर करवाने के लिए। तो एक्सप्लांट की फॉर्म में ऑर्गन यूज में लेंगे। जैसे ऑर्गन क्या क्या होते हैं, रूट, ठीक है, रूट यूज में ले सकते हो। ऑर्गन की फॉर्म में ओवेरी यूज में ले सकते हो। तो सम ऑर्गन्स आर यूज फॉर द कल्चर इन द कल्चर मीडियम लाइक द रूट, स्टेम, लीव्स, ओवेरी, एक्सेट्रा टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। दिस इज नॉन एज द ऑर्गन कल्चर। दिस इज नॉन एज द ऑर्गन कल्चर। कुछ ऑर्गन कल्चर और है या फिर कुछ कल्चर्स और है जिनकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज आपको मैं काफी दिनों के बाद में क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। वो ये है कि वायरस फ्री प्लांट कल्चर, वायरस फ्री, ठीक है, प्लांट कल्चर के लिए, वायरस प्लांट कल्चर के लिए एक्स प्लांट की फॉर्म में क्या यूज में लोगे। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो एक्स प्लांट के लिए काम में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट को, यानी वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए कल्चर के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट यूज में लेते हैं, ये आपको किस में बताना है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आंसर करके बताना है। कि अभी मैंने एक टेबल बनाई थी जहाँ पे एक साइड में अपन कल्चर ले रहे थे, एक साइड में मैंने कुछ ऑर्गन्स के एग्जाम्पल दिए थे।